तो स्टार्ट करते हैं। ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का शुभारंभ। इसका मोटिव क्या है? इसको स्टार्ट किया गया है तो कोई ना कोई मोटिव जरूर होगा। किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो देखो, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने 16 मार्च 2026 को ज्ञान भारतम पहल के अंतर्गत ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का शुभारंभ किया है। ठीक है, अब ये सर्वेक्षण कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? देश भर में स्थित पांडुलिपियां जितनी भी हैं उनकी पहचान करो, उनका दस्तावेजीकरण करो। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है। आपको पता है कि सारे डॉक्यूमेंट, हर चीज़, यहाँ तक कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी एआई का यूज कर रहे हैं, दस्तावेजों का डिजिटलीकरण कर रहे हैं। पांडुलिपियों का भी जो है डिजिटलीकरण करने की बात कर रहे हैं कि उनकी पहचान करो और सर्च करो कि कौन कौन सी पांडुलिपियाँ हैं जो ख़त्म होने के कगार पर हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत सी तो ख़त्म हो चुकी हैं, अब जो बची हुई हैं उनको संरक्षण प्रदान करो। तो उन पांडुलिपियों को पहचान करो, उनका दस्तावेजीकरण करना है। पांडुलिपियों की उपस्थिति का मानचित्रीकरण करना, उनके व्यवस्थित संरक्षण, अनुसंधान और डिजिटलीकरण को आधारशिला रखना। ये इसका मोटिव है, उद्देश्य यही है। यहाँ देखो, ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के माध्यम से संस्कृति मंत्रालय का उद्देश्य क्या है? जिलों और राज्यों में पांडुलिपि भंडारों की एक जियोटैग्ड राष्ट्रीय सूची तैयार करना। और पांडुलिपि किसे मान रहे हैं? ये पांडुलिपि मान रहे हैं कि आधिकारिक रूप से कम 75 वर्ष पुरानी हस्तलिखित रचना माना गया है। 75 वर्ष पुरानी। ठीक है, और ताम्र ये पांडुलिपि होती क्या है? या तो ये ताड़पत्र, आपको पता होगा, आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हो। ताड़पत्र है, भोजपत्र है, कपड़ा है, कागज है, धातु जैसी सामग्रियों पर हो सकती है पांडुलिपि, क्योंकि उस समय इन्हीं सब चीज़ों का यूज करते थे। इस प्रकार एक राष्ट्रीय पांडुलिपि उपस्थिति मानचित्रण के निर्माण में सहायक होगा। तो हमारे पास पांडुलिपियों का एक मानचित्र होगा जिसके माध्यम से हम ट्रैक कर सकते हैं। बाकी ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप देखना चाहो देख सकते हो, क्योंकि यहाँ देखो वही बातें लिखी हुई हैं कि पांडुलिपि के संरक्षक जैसे परिवार, विद्वान या मंदिर या संस्थान कोई हो सकता है। साथ ही वे व्यक्ति जिन्हें अपने समुदाय में पांडुलिपि संग्रहों की जानकारी है वो पांडुलिपि की सूचना दे सकते हैं, बता सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है। यह पहल ज्ञान भारतम पहल का एक प्रमुख स्तंभ है जो भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार के उद्देश्य से बनाया गया। क्या करेंगे? डिजिटलीकरण करेंगे। एक राष्ट्रीय मिशन है जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे, सहित उभरती प्रौद्योगिकी के साथ पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का एकीकरण किया जाएगा। जो पारंपरिक जो ज्ञान प्रणाली है, पांडुलिपियाँ, उनको क्या करेंगे? उनको संरक्षित करेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। यहाँ देखो, वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में भी बात की गई है। ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट बात है, ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा कब की गई? बजट में, 25-26 के बजट में की गई, जो भारत की बौद्धिक विरासत के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। ठीक है, इसके प्रभावी संचालन को सुदृढ़ करने के लिए स्थायी वित्त समिति ने 2025 से 2031 की अवधि के हेतु 491.66 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। अमाउंट कितना खर्च कर रही सरकार? यहाँ 25 से 31 की अवधि के बीच में सरकार 491.66 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इस बात को याद रखना है आपको। ठीक है, तो जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं इनको आपको याद रखना है बस। नेक्स्ट बात करते हैं जल जीवन मिशन।
आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की थी? आई थिंक 2000, कोई बताएगा? 19 से। यहाँ होगा, देखो ये है। 19। हाँ, ये देखो, जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 से की थी इसकी शुरुआत। मोटिव क्या था कि 2024 तक जो है, टारगेट था कि 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना था। हर घर तक जो है जल की पहुंच सुनिश्चित करना था, पाइपलाइन के थ्रू। ठीक है, ये उद्देश्य था, इसी उद्देश्य से ये स्टार्ट की गई थी। अब यहाँ पर बात करते हैं जल जीवन मिशन 2.0 की। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2026 को जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी प्रदान की है। उद्देश्य क्या है? जल जीवन मिशन का केवल अवसंरचना निर्माण तक सीमित रखने की बजाय, मतलब हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना वहीं तक नहीं रहना है। क्या करना है? एक ऐसा मॉडल में परिवर्तित करना है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करने हेतु मजबूत संस्थागत ढांचा और बेहतर जल प्रबंधन तंत्र को आधार बनाया जाएगा। यहाँ देखो कुल कितना खर्च कर रहे हैं। एक चीज याद रखना कि अलग अलग राज्यों में, वैसे अब देखो केंद्र प्रायोजित पूरी तरीके से केंद्र सरकार। अच्छा मुझे क्वेश्चन बताओ, क्या जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार ही केवल अमाउंट दे रही है या राज्यों की भी हिस्सेदारी है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। याद रखना जल जीवन मिशन में इसमें राज्य सरकारें भी इन्वॉल्व हैं जल जीवन मिशन में। ठीक है, हर राज्य में अलग अलग रेशियो हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मंत्रिमंडल ने इस पुनर्गठन के लिए कुल खर्च कितना बढ़ा दिया, लगभग 8.69 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, बस ये देख लो, ये डेटा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार का योगदान लगभग 3.59 लाख करोड़ रुपए होगा। ठीक है, यहाँ देखो क्या क्या बातें और है इसमें। इस दिशा में सुजलाम भारत नाम से एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया। अभी सुजलाम भारत क्या है? सुजलाम भारत इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित किया है जिसमें जो भी योजना है उस योजना को ये क्या करेंगे, मैपिंग, उसकी प्रगति और पानी की गुणवत्ता का डेटा होगा। इसके लिए इन्होंने स्टार्ट किया है सुजलाम भारत, एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित किया है। ठीक है, इसके अंतर्गत हर गांव को एक विशिष्ट सुजल गांव या सेवा क्षेत्र आईडी आवंटित की जा रही है हर गांव को, जिससे जल स्रोत से लेकर घर के नल तक पूरी आपूर्ति प्रणाली को डिजिटल मानचित्रीकरण, ध्यान से समझना इसको, डिजिटल मानचित्र तैयार करना, उस पूरी प्रणाली का एक डिजिटल मानचित्रीकरण करेंगे ये। और पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए उन्होंने जल अर्पण पहल स्टार्ट करी है। जल अर्पण पहल, यहाँ मैंने देखो लिखा है, जल अर्पण पहल का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण समुदायों को पानी की आपूर्ति प्रणालियों को प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाना। ठीक है, यहाँ देखो जल जीवन मिशन 2.0 के तहत लक्ष्य क्या है? दिसंबर 2028, ये इंपॉर्टेंट बात है, दिसंबर 2028 तक सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए और सभी ग्राम पंचायतों को हर घर जल का प्रमाणन प्राप्त हो। इस लाइन को याद रखना है कि 2028 तक। तो जल जीवन मिशन 2.0 जो है इसका लक्ष्य 2028 तक सभी जो 19.36 करोड़ जो इतने रह गए हैं, काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, लगभग सभी 19.36 करोड़ परिवारों को ये जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। ये इनका टारगेट है। पहले 2024 था ना जल जीवन मिशन का टारगेट, अब बढ़ा दिया है, कितना कर दिया है? 2028। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट है भारत की आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति प्रहार। प्रहार क्या है? किस मंत्रालय की पहल है? तो क्या बताओगे? गृह मंत्रालय।
गृह मंत्रालय की ये पहल है। ठीक है, यहाँ देखो 23 फरवरी 2026 ये डेट है, याद रख लेना, इसकी डेट पूछ सकता है क्योंकि कुछ मिशन, कुछ योजनाएं, कुछ मिशन जो है उनकी डेटें आपको याद रखनी है। तो 23 फरवरी 2026 को भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति प्रहार को सार्वजनिक किया गया है। गृह मंत्रालय की पहली व्यापक आतंकवाद रोधी नीति प्रस्तुत की गई, जिसका मोटिव क्या है? सीमा पार आतंकवाद, ड्रोन आधारित हमले या साइबर सक्षम खतरे या संगठित अपराध नेटवर्क जैसे जटिल और विकसित हो रहे सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक ऐसा राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करना है जो इन सारी चीज़ों से निपटा जा सके। ठीक है, सरकार का मोटिव क्या है कि सरकार जो है आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया गया है। यहाँ पर किसी तरीके से कोई भी आतंकवादी गतिविधियों को, जो भी गतिविधियां हैं उनको समाप्त कर दिया है पूरी तरीके से, चाहे वो ड्रोन के आधारित हो, चाहे वो सीमा पार आतंकवाद हो, किसी तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आतंकवाद। ये सरकार ने दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ देखो प्रहार का मतलब क्या है। प्रहार का शाब्दिक अर्थ आक्रमण या प्रहार है, जो भारत की आतंकवाद रोधी रणनीति के सात प्रमुख स्तंभों को दर्शाता है। ये प्रिवेंशन, रेस्पॉन्स, ये देख लेना, एग्रीगेटिंग, एटेन्यूएटिंग, अलाइनिंग, रेजिलियंस, ये सब इनका मतलब है। ये इसी प्रहार को, प्रहार में आर का मतलब क्या है या ऐसा कुछ बनाए तो थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ को कि पी का मतलब क्या है, प्रिवेंशन। अब बात करते हैं ईसीआई और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का एक राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026। अब निर्वाचन आयोग कर रहा है, वो भी राज्य निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर, जो भी राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन सबके साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 24 फरवरी 2026 को कहाँ पर, नई दिल्ली में एक राउंड टेबल सबमिट कर रहे हैं, भारत मंडपम। ठीक है, नई दिल्ली में भारत मंडपम में ईसीआई और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का एक राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया है। और अध्यक्षता किसने करी है? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होंगे वो करेंगे। तो इस गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की है मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। ठीक है, और हम लोगों ने अभी पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि इनको हटाने की बात चल रही थी, याद आ रहा कुछ? यस सर। हाँ, ज्ञानेश कुमार और ओम बिरला। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। हाँ, तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप लोगों के लिए, पॉलिटी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इस अवसर पर निर्वाचन आयुक्तों जैसे सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी उपस्थित थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ तक याद रखना है इन बातों को। बात ये है कि क्या कर रहे हैं ये, एक घोषणा पत्र, राष्ट्रीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया है इन्होंने, और यह संकल्प लिया है कि शुद्ध और त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करेंगे। यही तो लोकतंत्र की आधारशिला है। एक बेहतर लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी है निर्वाचन आयोग की। ठीक है, तो वही प्रयास कर रहे हैं। अगला देखो, अगला है प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अस्पताल में भर्ती और सुनिश्चित उपचार के लिए योजना लॉन्च की है। क्या? पीएम राहत योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी भी डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, प्रहार की डेट क्या है? 26 फरवरी सर। भूल गए इतनी जल्दी? 23 फरवरी है। 23 देखो, अभी तो बताया ही था। ये देखो 23 फरवरी 2026, 3 दिन आगे क्यों चले गए? हाँ देखो, तो यहाँ पर पीएम राहत योजना 19 फरवरी 2026 तो इन्होंने स्टार्ट की है पीएम राहत योजना। मोटिव क्या है? देखो, भारत में आज आप देखने को मिलता है कि प्रतिदिन आप देखोगे सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, गंभीर, बहुत बड़ी चुनौती है। सड़क दुर्घटना एक गंभीर चुनौती है।
सरकार ने क्या किया है कि सड़क दुर्घटनाओं के बाद शुरुआती 1 घंटा, क्योंकि शुरुआती में कोई व्यक्ति एक्सीडेंट वगैरह होता है तो शुरुआत में बचा लिया जाए, उसको तुरंत अस्पताल पहुंचा के तब तो बच जाता है, नहीं तो फिर ब्लड ज़्यादा बह जाता है, खून ज़्यादा बहने की वजह से डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो सरकार प्रयास कर रही है कि जो 1 घंटा स्टार्टिंग का है एक्सीडेंट का, उसे गोल्डन आवर बोला है उन्होंने। गोल्डन आवर जीवन बचाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण काफ़ी होता है, किसी का जीवन बच जाए उतनी देर में। तो पीड़ित को इसी अवधि में अस्पताल पहुंचा दिया जाए और ऐसी लगभग 50% मौतें रोकी जा सकती हैं। अगर इस तरह से अगर बचाया जाए तो 50% जो मौतें हैं उनको रोका जा सकता है। तो पीएम राहत योजना लागू की गई इसीलिए। ठीक है, 13 फरवरी 2026 को जो है पीएम राहत योजना लागू की गई। इस योजना का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री द्वारा 13 फरवरी 2026 को किया गया और इसे 19 फरवरी 2026 को अधिसूचित करके इसको इस योजना का नाम क्या कर दिया, प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अस्पताल में भर्ती और निश्चित उपचार पीएम राहत योजना के नाम कर दिया है। ठीक है, 13 फरवरी को याद रखना। और अधिसूचना इन्होंने लागू जो कर दी है, 1 मिनट कहाँ है ये, 13 फरवरी को इन्होंने जो है शुभारंभ किया है, लागू कर दी 19 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व, कोई बताएगा? विश्व रेडियो दिवस, याद रखना। ठीक है, 13 फरवरी को मनाते हैं। इन्होंने 19 फरवरी 2026 को अधिसूचना जारी करके इसका नाम जो है योजना का नाम कर दिया है क्या, पीएम राहत योजना, वही लिखा है यहाँ। बाकी ये सब चाहो जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ सकते हो। बाकी जो इम्पोर्टेंट बात ये है, इसके अंतर्गत प्रत्येक पीड़ित को अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का उपचार कवर प्रदान किया जाएगा। कितना? 1.5 लाख रुपए। ठीक है, प्रत्येक पीड़ित को जो दुर्घटना की तिथि से, जिस दिन दुर्घटना हुई है उसके अधिकतम 7 दिनों की अवधि तक लागू होगा। ठीक है, ये सभी प्रकार की सड़कों पर लागू होगा, सभी प्रकार की सड़कों पर लागू होगा ये दुर्घटना जो भी होगी। यह कवर जो है, ये जो कवर होगा दिया जाएगा वो मोटर वाहनों के प्रयोग से उत्पन्न सड़क दुर्घटनाओं के सभी पीड़ितों के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, यह योजना 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायक प्रणाली से एकीकृत है। 112 आपको पता ही है कि एक ही नंबर है, हर तरह की हेल्प मिलेगी आपको। पूरी इंटीग्रेटेड योजना, बहुत सारी योजनाओं को इंटीग्रेटेड कर दिया है इसी में। 112 नंबर पर ही कॉल करो, आपको एम्बुलेंस या अन्य सुविधाएं भी आपको मिल जाएंगी। तो वही देखो, इसमें इसके माध्यम से पीड़ित या सद्भावना से सहायता करने वाला व्यक्ति निकटतम नामित अस्पताल की जानकारी प्राप्त कर सकता है, एम्बुलेंस का अनुरोध कर सकता है या दोनों सेवाएं प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक। अब ये क्या है? अब ये क्या कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं ट्रैकिंग करने का कि एक इंडेक्स जारी कर रहे हैं, कि ऐसा आंकड़ा जारी कर रहे हैं जो हाईवे के, आपको पता है कि, अच्छा मुझे क्वेश्चन बताओ, ग्रीन मफलर क्या होता है? तो वो जो किनारे के हाँ, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए। हाँ, जो है ध्वनि प्रदूषण। पेड़ों का गुड, तो ध्वनि प्रदूषण से संबंध है इसका, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा एनवायरमेंट में। ठीक है, तो वही है कि आपने देखा होगा कि इस तरीके से हाईवे और यहाँ पे पेड़ लगाते हैं और इधर भी आपको देखने को मिलेगा, तो बीच में पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। फ़ायदा क्या होता है कि इधर की ध्वनि उधर नहीं जाएगी, उधर की ध्वनि उधर नहीं जाएगी, रोकने का प्रयास करती है। और लाइट भी, इधर की लाइट उधर नहीं जाएगी, उधर की लाइट इधर नहीं आएगी, तो इसका भी फ़ायदा है। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। एक ऐसा एक आवरण, हरित आवरण जो हाईवे के किनारे जो है, जो भी पेड़ पौधे जो लगे हैं वो कितने, कहाँ पे, किस हाईवे रूट पे कितना है कितना नहीं है, इन्होंने वही एक आंकड़ा जारी किया है। ये पहला है, पहली बार ये शुरुआत हुई है। और किसके माध्यम से? तो उन्होंने उपग्रह आधारित पहल है ये,
सैटेलाइट के माध्यम से। ठीक है, पहली वार्षिक रिपोर्ट है उपग्रह आधारित। यह रिपोर्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र के समन्वय से तैयार की गई है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे किए गए पादप रोपण और हरित आवरण का क्या करना है? वैज्ञानिक, मात्रात्मक और तुलनात्मक आकलन करना है। ये बातें थी। ठीक है, अब यहाँ देखो, राष्ट्रीय राजमार्गों के राइट ऑफ वे के भीतर हरित आवरण वाले क्षेत्रों के अनुपात को प्रतिशत के रूप में बताता है ये NHGCI, ये सूचकांक। यह आकलन उच्च रेजोल्यूशन उपग्रह सेंसरों द्वारा दर्ज क्लोरोफिल के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है, जिससे राजमार्गों के दोनों ओर वनस्पति की उपस्थिति का अपेक्षाकृत वस्तुनिष्ठ आकलन संभव होता है। ठीक है, तो ये अब ट्रैक कर रहे हैं वनस्पतियों को कि कितना क्या है, कितना है। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब इम्पोर्टेंट बात ये है, रिपोर्ट के अनुसार असम में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सबसे ज़्यादा हरियाली पाई गई है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। सबसे ज़्यादा हरियाली कहाँ पाई गई? असम में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे। अगर कुछ राज्य पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा असम में पाई गई है हरियाली, और असम के बाद सेकंड नंबर पर गुजरात, और तीसरे नंबर पर तेलंगाना, चौथे नंबर पर बिहार। बिहार देने जा रहे हैं, याद रखना, 42.77% बिहार में। ठीक है, असम में सबसे ज़्यादा है। तो ये चीज़ 6 राज्य उन्होंने बताए। यूपी का तो नामो निशान है ही नहीं, यहाँ पर 6 में तो नहीं है। ठीक है, तो आपको असम, गुजरात, तेलंगाना और बिहार, ये 4 याद रख लो। चाहो तो 5वां भी देख लो, तमिलनाडु 5 पे आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सर एक्सप्रेस है हमारे यहाँ, लेकिन हम इसमें पीछे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। ठीक है, और यहाँ देखो, रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम एवेन्यू GCI वाले राज्यों में सबसे कम आवरण जो है हरियाली का देखने को कहाँ मिल रहा है? राज्य और यूटीज़ की बात करें मिला के तो सबसे कम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ऐसा लगा हरियाली बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ, लेकिन हिमाचल में कम है। ठीक है, और दिल्ली सेकंड नंबर पे। दिल्ली और ये मेट्रो वगैरह दिल्ली में बनी है, बहुत पेड़ काटे गए ना, इधर पेड़ भी बहुत कटे हैं, और इधर नेशनल हाईवेज पे भी बहुत कम पेड़ हरियाली है। देखो, हिमाचल सेकंड पे आपका दिल्ली आ गया, तीसरे पे छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। ठीक है, तो ये 3-4 याद रख लो कि हिमाचल प्रदेश, फिर दिल्ली है, और छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। सबसे कम की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, AI आधारित भारत विस्तार योजना। अब ये क्या है? भारत विस्तार योजना, केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ये काफ़ी टाइम तक MP के CM रहे हैं। 17 फरवरी 2026 को जयपुर राजस्थान में भारत विस्तार योजना का उद्घाटन किया है इन्होंने। भारत विस्तार योजना कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने किसान केंद्रित, हालांकि देखो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे, भजनलाल शर्मा जी भी उपस्थित थे, लेकिन उद्घाटन किसने किया, अनावरण किया है इन्होंने, शिवराज सिंह चौहान जी ने। केंद्रीय AI हैकथॉन और एग्री कोस AI स्ट्रेटजी रोडमैप का अनावरण किया है। AI टूल हैं 2, ये AI हैकथॉन और एग्री कोस AI, इनका अभी है क्या, यहाँ देख लो। भारत विस्तार क्या है? किसानों के लिए एक सिंगल डिजिटल गेटवे, एक एकल डिजिटल द्वार है। यह AI संचालित एकीकृत डिजिटल प्रणाली है जो किसानों को क्या करेगा? किसानों को उनकी अपनी ही भाषा में मोबाइल या साधारण फ़ोन कॉल के माध्यम से योजनाओं, मौसम का पूर्वानुमान,
बाजारों की कीमतों, फसल सलाह, शिकायत निवारण सेवाओं की जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, इस योजना के तहत किसान पहचान पत्र, फार्मर आईडी भी बनाया जा रहा है, जिसमें किसानों से जुड़ी सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। वर्तमान में प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, दोनों को इंटीग्रेटेड कर दिया है, इसी योजना में शामिल कर दिया है। ठीक है, भविष्य में किसानों के लिए सभी योजनाओं की जानकारी इसके माध्यम से उपलब्ध होगी। ये डेटा ऐसा है कि आप मेंस में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, भारत विस्तार डिजिटल कृषि विशेषज्ञ के रूप में 24 घंटे उपलब्ध रहेगा ये, जिसमें आप देखो 2 चीज़ें याद रखनी है आपको, भारत विस्तार चैट बॉक्स और एआई सहायता भारती, एआई सहायक भारती दोनों को। एआई सहायक भारती क्या है, इसमें आप एक तरीके से जैसे जेमिनी है और जो हम लोग यूज़ करते हैं एआई टूल है जो, जिसमें ये एआई असिस्टेंट है। ये क्या करेगा, किसानों को उनकी सरल भाषा में उनके सवालों का जवाब देगा कि जो भी पूछेंगे किसान, सारी जानकारी उपलब्ध कराएगा बोलकर, ये बोलकर और ये टेक्स्ट के माध्यम से। भारत विस्तार चैटबॉट जो है ये टेक्स्ट में लिखकर बातचीत करेगा। ये इसमें आप लिखकर बातचीत कर सकते हो और यहाँ आप बोलकर बातचीत कर सकते हो। ये 2 टूल है, ये टूल दोनों को भारतीय याद रख लेना। बातचीत के माध्यम से आप यहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हो, फिर एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए। ठीक है, भारत विस्तार योजना, इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने भारत विस्तार पहल का शुभारंभ किया, जो एक एआई संचालित डिजिटल समाधान है। उद्देश्य क्या है, किसानों को मौसम, बाजार, फसलों की बीमारी है या सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध हो जाएगी अब, ताकि स्मार्ट खेती कर सकेंगे किसान। ठीक है, किसान भी अब एआई का यूज कर सकते हैं, इस तरीके से एक टूल बना दिया इन्होंने। चलो यहाँ देखो, अब बात करते हैं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। गलगोटिया वाला कांड। हाँ वही समझ लो, वो तो नहीं यहाँ पे, लेकिन हाँ एआई समिट जो हुआ है इस बार, जो समिट शिखर सम्मेलन हुआ है एआई समिट, वो दिल्ली में हुआ है। ठीक है, कुछ मैंने यहाँ एआई समिट लिखे हैं, तो देखो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत द्वारा आयोजित एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन था ये, जिसका उद्देश्य क्या है, एआई को केवल तकनीकी चर्चा का विषय न रखकर हम एआई का यूज कैसे करना है, हमें पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए करना है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस के लिए। ठीक है, मल्टीलिंगुअल एक्सेस, बहुभाषी पहुंच, वैश्विक सहयोग, ग्लोबल कोऑपरेशन से जोड़ना है। इस तरीके से हमें करना है। एआई का केवल तकनीकी चर्चा का विषय न रखकर हम इस एआई का कहाँ कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ देखो इसका आयोजन 16 से 21 फरवरी 2026 तक किया गया था, निर्धारित था, लेकिन इसे बाद में बढ़ाकर 21 फरवरी तक किया गया। अच्छा, 21 फरवरी से याद आया, एक बार पीसीएस का क्वेश्चन आया है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, कोई बताएगा? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये याद रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने पेपर देखे होंगे पहले तो आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछा गया है। अगला देखो, तो प्रमुख लीडर समिट 19 से 20 फरवरी 2026 के मध्य आयोजित हुआ है। ये रटने की जरूरत नहीं है, बस इनको देख लो। और यहाँ देखो, उद्घाटन किसने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया, ये याद रखना। और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी लगभग 16 से 21 फरवरी तक चली है। आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में, भारत मंडपम में। ठीक है, इसे इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट,
ये भारत में आयोजित होने वाला पहला प्रमुख वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन था। ये पहली बार हुआ है भारत में। नहीं तो शुरुआत में आप देखोगे यहाँ से यहाँ देखो, जिसे विकास पर आधारित एआई एजेंडे को वैश्विक पहचान मिली है। समिट का मुख्य विषय क्या रहा है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये इंपॉर्टेंट बात है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये इसकी थीम विषय है। फोकस क्या है? फोकस है उत्तरदायी एआई, रेस्पॉन्सिबल एआई, समावेशी एआई या मानव केंद्रित एआई और सार्वजनिक हित हेतु एआई। ठीक है। अब आप देखोगे 2023 में यूके में समिट हुआ था एआई का, ब्लेचली पार्क में 2023 में। फिर सियोल में हुआ है 24 में, पेरिस में हुआ है 25 में। यहाँ 26 वाला भारत में हो ही रहा है। ये देखो 26 वाला भारत में। यहाँ पर ज़्यादातर पीपल पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, एआई का व्यवहारिक उपयोग करने की बात कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ देखो 26 वाला NDLS दिल्ली में और 27 वाला जेनेवा में और 28 वाला कहाँ होगा? यूएई में। ये याद रखना कौन कौन सा समिट कहाँ पर होगा। 26 में दिल्ली में, नई दिल्ली में, 27 का जेनेवा में और 28 का यूएई में। ये लिखा हुआ है। शिखर सम्मेलन के आधिकारिक लोगों का सितंबर 2025 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनावरण किया गया। ठीक है। समिट का सबसे बड़ा बहुपक्षीय परिणाम नई दिल्ली घोषणा पत्र रहा है। नई दिल्ली घोषणा पत्र। और भारत ने इस शिखर सम्मेलन की 3 बुनियादी स्तंभों के आधार पर प्रस्तुत किया है। 3 सूत्र क्या है? जन, पृथ्वी और प्रगति। ठीक है। पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस, ट्रिपल पी। पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। चाहो तो यहाँ एआई के बारे में बहुत कुछ दे रखा है, चाहो तो पढ़ सकते हो। ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ आओ, कुमार भास्कर वर्मा सेतु कहाँ पर है? ये असम में। किस नदी पर बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ठीक है। ये जो ऊपर वाला छोड़ा गया है लेखपाल में, यहाँ से क्वेश्चन आया था। कहाँ पर? मानो इसकी बात कर रहे हैं, इसकी सर्व में आई। नहीं नहीं, उसके ऊपर फर्स्ट पेज पे जो है, जो उसी सबसे ऊपर है, मानो जो है उस पे एन का फुल फॉर्म पूछ अच्छा, लिया ये था। वाला। हाँ, देख लेना एक बार, हमने इसी बोला, देख लेना कि मानव, मानव में मोरल, अकाउंटेबल नहीं, इन sovereignty गवर्नेंस, वाला पूछ लिया। नेशनल सोवरेनिटी, एन वाला पूछा गया था, है ना। इनको देख लेना। एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम्स। ठीक है, इनको देख लेना बस, एक बार देख लेना बस पूरे पेज को। बाकी यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो। तो नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2026 को असम का दौरा किया और अपनी यात्रा के दौरान लाचित घाट, गुवाहाटी में 5,450 करोड़ रुपए की से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है, लोकार्पण किया है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात यही है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है ये कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन इन्होंने किया है। कुमार भास्कर वर्मा सेतु लगभग 30 याद रख लो करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है ये। ठीक है। 1.24 किलोमीटर के इस एक्स्ट्रा डोज पुल की चौड़ाई लगभग इतनी है। लंबा याद रखना चाहो रखो, 1.24 किलोमीटर लंबा है।
ठीक है। अगला देखो, प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रबंधन संस्थान गुवाहाटी का भी उद्घाटन किया। अब आ जाओ इधर, राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा तैयार हुआ है, जिसमें इन्होंने बोला है कि विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया, जिसकी परामर्श अवधि की अंतिम तिथि जो है 19 मार्च 2026 तक थी। इनको देख लो, ये याद मत करना, ठीक है। यहाँ देखो, राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के मसौदे में महत्वाकांक्षी और जरूरी लक्ष्य रखे गए, और 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी, 2000, ठीक है, 2000 किलोवाट, मतलब लगभग इतना है ये बिजली की खपत 2030 तक। इन्होंने ये टारगेट रखा है कि प्रति व्यक्ति हम जो है इतना टारगेट रखा है 2000 का, राष्ट्रीय विद्युत नीति के तहत। जो नई विद्युत नीति जो जारी इन्होंने की है 2026, और 2047 तक प्रति व्यक्ति जो खपत रखी है वो 4000 रखी है। इससे अधिक करने का लक्ष्य रखा है 2047 तक, और इंडिया को विकसित देश भी बनाना है, यही 2047 तक तो बनाना है। बिजली की खपत भी बढ़ा रहे हैं। बस इतनी बात ही इसमें इम्पोर्टेंट है। रेखा थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ठीक है, ये कुमार भास्करम सेतु, ये 6 लेन है ये, ठीक है। तो ये लिखा ना, नेशनल डेटा सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। कहाँ पर? और ये जो हाईलाइट किए हैं, भारतीय प्रबंधन, हाँ यस, पहला है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। IIM गुवाहाटी के ऊपर वाली लाइन। अच्छा, ये वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर से ऊपर वाला, अच्छा ये तो अमीन गांव कामरूप, इसके ऊपर अच्छा, वाला ये था। अपनी यात्रा के दौरान इन्होंने अमीन गांव कामरूप जिला में पूर्वोत्तर हेतु राष्ट्रीय डेटा केंद्र का उद्घाटन किया। हाँ, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, नेशनल डेटा सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, असम में एक यूरिया प्लांट भी स्थापित हुआ है, आई थिंक कामरूप में ही। कामरूप, वो तो लास्ट के बजट में था। हाँ, कामरूप में ही यूरिया प्लांट। और प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रबंधन संस्थान गुवाहाटी का भी उद्घाटन किया, इसको भी याद रखना है, बाकी ये इंपॉर्टेंट बात है ही। और मोदी जी ने यहाँ पे असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन भी किया है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं, इनको याद रखना। अगला, विद्युत नीति की बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं बायोफार्मा शक्ति पहल। बायोफार्मा शक्ति पहल क्या है? इसको बायोफार्मा शक्ति की पहल जो है, बायोफार्मा शक्ति के नाम से इसको जाना जाता है। इसका लक्ष्य क्या है कि भारत को जेनेरिक दवाओं के उत्पादन से बढ़ाकर हाई वैल्यू बायोलॉजिकल बायोसिमिलर्स का एक वैश्विक हब बनाना है। और इस पहल के तहत क्या करना है कि गैर संक्रामक बीमारी जैसे कैंसर होता है, डायबिटीज होता है, और ऑटो इम्यून जो विकार होते हैं, उनके लिए किफ़ायती घरेलू उपचार के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है इसके माध्यम से, बायोफार्मा के माध्यम से। बायोफार्मा शक्ति जिसके माध्यम से 5 वर्षों में, जिसके तहत 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का जो है परिव्यय रखा गया है। यह पहल भारत को वैश्विक बायोफार्मा उद्योग में अग्रणी बनाने और वैश्विक बायो फार्मास्यूटिकल बाजार में 5% हिस्सेदारी को हासिल करने के लक्ष्य के अनुरूप है। बजट भाषण के दौरान बायोफार्मा शक्ति का पूर्ण रूप स्वास्थ्य उन्नयन हेतु ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार आधारित रणनीति,
बायोफार्मा शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव औषधियों, बायो सिमिलर के उत्पादन से लेकर बाजार तक भारत के पूरे तंत्र को मजबूत करना है। ठीक है, इससे देश की महंगी बायो दवाओं का निर्माण, आयात पर निर्भरता में कमी आएगी और वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन इनोवेट इंडिया, इसका शुभारंभ 2017 में हुआ था और लगभग इस योजना की कुल लागत 15,000 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन से नए बायोटेक उद्यमी सामने आए हैं और वैज्ञानिक शोध को सस्ती और उपयोगी स्वास्थ्य सेवाओं में बदल रहे हैं। इसके एक उदाहरण अर्जुन अरुणाचलम है। उनकी बंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी है वॉक्सेल ग्रिड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में पहली बार स्वदेशी MRI मशीन बनाई। अगला देखो, प्लास्ट इंडिया 2026, 5 से 10 फरवरी 2026 के मध्य में अग्रणी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है, भारत मंडपम में ही हुआ है, नई दिल्ली में। खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने 9 फरवरी 2026 में इसका आयोजन में भाग लिया है और केंद्रीय मंत्री ने प्लास्टिक उद्योग स्थित रिपोर्ट 2025 का विमोचन भी किया है। यह पहल प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन द्वारा IIM कलकत्ता इनोवेशन हब के सहयोग से विकसित किया है। कुल मिलाकर प्लास्टिक का और किस तरीके से रीयूज कर सकते हो, या यहाँ पर देखो किस तरीके से प्लास्ट इंडिया 2026 को 5 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित रखा गया है। एक ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टैलेंट, ट्रेडिशन, टूरिज्म। प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन की स्थापना 1987 में हुई थी। ठीक है, तो अभी यहीं तक रख रहे हैं। बचा हुआ पोर्शन आई थिंक कल ख़त्म हो जाएगा आपका। कल पहले क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है।